Hello bachcho, welcome back children, and let us do maths together. There has been a long time since the last video, and today we'll begin with a new topic which is unitary method. आज हम unitary method समझेंगे कि unitary method क्या है. जैसे कि बच्चों unitary method, the unitary method this chapter we are going to do, okay? और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि unitary method से सम कैसे सॉल्व किए जाते हैं. सो यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मीन्स इन द वर्ड यूनिटरी यू कैन सी यूनिट है. यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता है वन. तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं सम को, इसका मतलब कि जो भी चीज दिया हुआ उसका पहले वैल्यू हम वन में कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जितना रिक्वायर्ड नंबर है उसमें उसको कैलकुलेट करेंगे. किसी भी चीज का वैल्यू जो दिया हो पहले उसको हम वन में कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि इसे हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस ऑफ 5 स्वीट्स इज ₹30. प्राइस ऑफ 5 स्वीट्स इज ₹30. मतलब 5 स्वीट्स का कॉस्ट है ₹30. अब यहाँ 5 स्वीट्स का कॉस्ट है ₹30. तो ये यूनिटरी मेथड है. तो यूनिटरी मेथड मतलब वन का वैल्यू निकालना है. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 स्वीट का वैल्यू कितना होगा. तो देन द प्राइस ऑफ 1 स्वीट विल बी हाउ मच. एक स्वीट का प्राइस कितना होगा? जब 5 स्वीट का प्राइस ₹30 है तो 1 स्वीट का प्राइस ऑब्वियसली 30 से कम ही होगा. तो मतलब हम 30 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से. सो व्हाट वी विल गेट? ₹30 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू ₹6. मतलब कि एक स्वीट का कॉस्ट हो गया ₹6. एक स्वीट का कॉस्ट हुआ यहाँ ₹6. अब अगर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 स्वीट्स और 20 स्वीट्स और 15 स्वीट्स, तो हम अब इस स्टेटमेंट के बाद वो वाला वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं. जैसे कि एक स्वीट का कॉस्ट तो हमें मिल गया. एक स्वीट का कॉस्ट है ₹6. सो द कॉस्ट ऑफ take for example 8 sweets. What will be the cost of 8 sweets? तो 8 स्वीट का कॉस्ट कितना होगा? 1 स्वीट का कॉस्ट हुआ ₹6 तो 8 स्वीट्स का कॉस्ट होगा ₹6 into 8, that is ₹48. ओके. तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि यूनिटरी मेथड वो मेथड है जिसमें हम एक चीज का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद वॉट एवर नंबर इज गिवन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट. ओके. सो इन दिस ओनली यूनिटरी मेथड में ही दो टाइप के सम होते हैं. एक होते हैं डायरेक्ट वेरिएशन वाले और एक होते हैं इनवर्स वेरिएशन वाले. ओके. डायरेक्ट वेरिएशन and inverse variation. Okay, now what is direct variation और inverse variation? ये direct variation और inverse variation क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है जिसमें जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है. जैसे कि यहाँ पर हम ये एग्जांपल में देखते हैं कि 5 स्वीट का कॉस्ट ₹30 है. अगर नंबर ऑफ स्वीट्स बढ़ जाता है, अगर ज्यादा स्वीट्स हो जाता है, अगर यहाँ 10 स्वीट्स हो जाते हैं तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. अगर यहाँ पे 2 स्वीट्स हो जाते हैं तो उसका कॉस्ट भी घट जाएगा. मतलब जब एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है और जब एक क्वांटिटी कम हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी कम हो रहा है. ये मतलब कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जब एक बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो
इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी घटता है, या जब एक क्वांटिटी घटता है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है, वो हो गया इनवर्स वेरिएशन। मतलब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, या एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, वो हो गया इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं हम लोगों ने, ये है एग्जाम्पल डायरेक्ट वेरिएशन का। ओके, अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन के कुछ सम्स देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन वाले सम। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जब एक क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज होता है, एक क्वांटिटी का डिक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज होता है। तो सब इससे हम समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है इफ 7 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹140, if 7 kg of sugar costs ₹140, then find the cost of 10 kg of sugar. Find the cost of 10 kg of sugar. मतलब अगर 7 kg शुगर का कॉस्ट 140 रुपीज है तो 10 kg शुगर का कॉस्ट कितना होगा? तो सिंस दिस इज यूनिटरी मेथड, यहाँ पर 7 kg शुगर का कॉस्ट दिया है 140 रुपीज, तो यूनिटरी मेथड है तो सबसे पहले 1 kg शुगर का कॉस्ट हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड, यूनिट मतलब 1। तो 7 kg शुगर का कॉस्ट 140 रुपीज है तो 1 kg शुगर का कॉस्ट हम सबसे पहले निकालेंगे। सो वी विल राइट दिस स्टेटमेंट, 7 kg of sugar costs ₹140। ये स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है, हमें यहाँ फाइंड करना है कॉस्ट। कॉस्ट हमारा ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है। ओके, तो 1 kg of sugar will cost how much? 1 kg शुगर का दाम कितना होगा? अगर 7 kg शुगर का कॉस्ट 140 रुपीज है तो 1 kg शुगर का कॉस्ट ऑब्वियसली 140 से कम होगा। ओके, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ पर 7 की जगह 1 हुआ, इसका क्वांटिटी कम हुआ तो ये भी कम होगा। ओके, तो 7 kg शुगर का कॉस्ट 140 है तो 1 kg शुगर का कॉस्ट कम होगा। और जब भी कुछ भी क्वांटिटी हमें कम में लाने पड़ती है तो हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स दिस हियर ₹140 विल गेट डिवाइडेड बाय दिस 7, जिसके बदले में हमने 1 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? 140 डिवाइडेड बाय 7 इज रुपीज हाउ मच? ₹20। ओके, 140 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव अस ₹20। दैट मीन्स 1 kg ऑफ शुगर विल कॉस्ट ₹20। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ शुगर। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे 10 kg ऑफ शुगर विल कॉस्ट हाउ मच? जब 1 kg शुगर का कॉस्ट 20 रुपीज है तो 10 kg शुगर का कॉस्ट कितना होगा? 20 से ज्यादा होगा कि 20 से कम होगा? ऑब्वियसली 20 से ज्यादा होगा। 1 kg शुगर का कॉस्ट 20 रुपीज है तो 10 kg शुगर का कॉस्ट ज्यादा होगा 20 से। अगर जब ज्यादा है, जब हमें कोई चीज ज्यादा नंबर में लाना होता है तो हम क्या करते हैं? तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हो गया कॉस्ट विल कॉस्ट ₹120 इंटू हाउ मच? 10। सो इट इज हाउ मच? 20 इंटू 10 ₹200। That means cost of 10 kg sugar will be ₹200. This is the unitary method sum and this is direct variation sum। मतलब कि जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है। इसी डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड हम एक और सम देख लेते हैं ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस सम एंड विल डू द नेक्स्ट सम।
अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है इफ 30 पेन्स कॉस्ट ₹750। इफ 30 पेन्स कॉस्ट ₹750, so how many pens will cost ₹1000? How many pens will cost ₹1000? मतलब इसका क्या होगा, अगर 30 पेन्स का कॉस्ट है 750 रुपीज, 30 पेन्स का कॉस्ट है 750 रुपीज, तो 1000 रुपीज में कितने पेन्स आएंगे, मतलब कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पेन्स, कितने पेन्स हम 1000 रुपीज में खरीद सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे ये स्टेटमेंट जो दिया है, यहाँ लिखा है 30 पेन्स कॉस्ट ₹750, 30 पेन का कॉस्ट 750 रुपीज है। अब यही स्टेटमेंट में फर्स्ट है नंबर ऑफ पेन्स और नेक्स्ट है रुपीज। हमें यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ पेन्स फाइंड करना है। तो जो भी क्वांटिटी हमें फाइंड करना रहता है उसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो हमें ये जो स्टेटमेंट है इसे उस तरह से फ्रेम करना पड़ेगा कि हमारा जो नंबर ऑफ पेन्स है वो राइट हैंड साइड में आएगा। तो राइट हैंड साइड में लाने के लिए हम किस तरह से इस स्टेटमेंट को या इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, 30 पेन्स कॉस्ट ₹750, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ₹750 इज द कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स, ₹750 इज द कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रुपीज पहले आ गया है और नंबर ऑफ पेन्स बाद में आया है, मतलब कि राइट हैंड साइड में आया है। हमें नंबर ऑफ पेन्स कैलकुलेट करना है, इसीलिए स्टेटमेंट को इस तरह से हमने लिखा है ताकि जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें राइट हैंड साइड में मिले। अब 750 रुपीज में 30 पेन्स आ रहा है, तो 1 रुपीज में कितना पेन आएगा, कोई पेन आएगा, कोई भी पेन नहीं आएगा। 1 रुपए में कोई पेन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ₹1 इज द कॉस्ट ऑफ, 1 रुपए में कितना पेन मिलेगा, जितना भी पेन मिलेगा 30 से तो कम ही मिलेगा, है ना। तो कम लाने के लिए हम क्या करते हैं, कम लाने के लिए करते हैं हम डिवाइड। तो यहाँ 30 डिवाइडेड बाय 750, ओके, ये 30 पेन्स है यहाँ पर, ओके, और यहाँ ₹750 है, तो यहाँ पर लिख दी 750। अब हमें फाइंड एक रुपए में कितना पेन आएगा, 30/750, मतलब कि इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1/25 आएगा, मतलब कि एक फ्रैक्शन आएगा, एक गोटा पेन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है 1000 रुपीज में कितना आएगा। तो हम देखते हैं कि अब 1 रुपये का में तो हमने देख लिया कि 1 रुपये में कितना पेन आएगा। अब हम देखते हैं 1000 रुपीज में कितना पेन आएगा। अब 1000 इज द कॉस्ट ऑफ, 1 रुपये में 30/750 पेन्स आया, तो 1000 रुपीज में कितना पेन आएगा, 1000 रुपीज तो 1 से ज्यादा है, तो मतलब नंबर ऑफ पेन्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। जब एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, जब एक क्वांटिटी कम हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी कम हो रहा है। तो ये हो गया 30/750 हमारे पास पहले से ही है। 1000 रुपीज में कितना पेन आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, 1000 रुपीज में ज्यादा पेन आएगा। तो जब ज्यादा लाना होता है तो करते हैं हम मल्टीप्लाई, ओके। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 और 1000, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 0। सो व्हाट इज लेफ्ट, कितना पेन आया, 40 पेन्स। तो 1000 रुपीज में, 1000 रुपीज में कितने पेन्स आएंगे, 1000 रुपीज में 40 पेन्स आएंगे। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट वेरिएशन, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या था कि जो क्वांटिटी हमें फाइंड करना था वो लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट को चेंज करके इस तरीके से लिखना है कि जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है वो राइट हैंड साइड में आ जाए, ओके।
सो दीज टू वर द सम्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन नहीं बोलेंगे, हम उसे इनवर्स वेरिएशन बोलेंगे। इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी घटता है, या जब एक क्वांटिटी घटता है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है। दैट मीन्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्ट वेरिएशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तब हम अब चलते हैं, देखेंगे हम नेक्स्ट वेरिएशन, मतलब कि कौन सा वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन वाले सम। ओके, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन के लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इनवर्स वेरिएशन का। 3 men do a job in 8 days। यहां पे लिख देते हैं हम इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन के ऊपर बेस्ड है ये सम। तो क्वेश्चन है 3 men do a job in 8 days। 3 men do a job in 8 days, मतलब कि 3 लोग मिलकर किसी भी एक काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, 8 डेज में करते हैं। तो अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हम बस अपना थिंकिंग लगा के सोचेंगे कि अगर यहाँ पर 3 की जगह अगर कम मेन हो गए, अगर एक पर्सन रह गया, 2 आदमी चला गया घूमने के लिए या कहीं पर भी, और एक अकेला आदमी बच गया, तो वो इस जो भी वर्क है वो उस वर्क को कितने दिन में करेगा, 8 से ज्यादा डेज में करेगा या 8 से कम डेज में करेगा। एक अकेला आदमी, अगर आपको अकेले करने को कोई काम छोड़ दिया जाए, अब पहले आप 3 फ्रेंड्स मिलके कोई काम करते थे तो उसे 8 डेज में कंप्लीट करते थे। अब 2 फ्रेंड चल गया है, 1 आप अकेले बचे हुए हो, तो आप उस काम को 8 डेज से ज्यादा लगेगा आपको काम करने में, या कम लगेगा। आप अकेले हैं तो ज्यादा लगेगा। तो मतलब कि जब 1 मैन है, जब एक व्यक्ति को काम करना पड़ रहा है अकेले, तो वर्क कंप्लीट होगा ज्यादा डे में या कम डे में, उसे ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा। एक अकेला आदमी अगर काम करेगा तो उसे ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा मतलब हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में ज्यादा मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 इंटू, जिसके बदले हमने 1 लिखा है, 3 डेज। मतलब कि एक सिंगल आदमी अगर काम करता है, एक व्यक्ति अगर काम करता है, तो उससे 8 इंटू 3 डेज लग जाते हैं, मतलब वो 8 3 24 डेज में काम करेगा। अब अगर एक जन के बदले आप अकेले काम कर रहे हो, आपको देख के आपके 3 और फ्रेंड्स आ गए आपका हाथ बटाने के लिए कि चलो भाई हम अपने फ्रेंड की मदद कर देते हैं, वो बेचारा अकेले एक काम कर रहा है। 3 और फ्रेंड आ जाते हैं, तो आप और 3 और फ्रेंड मिलके हो गए टोटल 4 लोग। तो 4 मेन अगर हो जाते हैं, 4 व्यक्ति अगर मिल जाते हैं, तो 4 व्यक्ति उस काम को कितने समय में करेंगे, 24 हुआ है यहाँ पर डेज, 24 डेज से ज्यादा लगेगा कि 24 डेज से कम लगेगा। एक अकेला आदमी 24 डेज में कर रहा था, 4 आदमी हो गए हैं, 4 men आर देयर, सो ऑब्वियसली दे विल डू द वर्क मोर क्विकली, जल्दी काम करेंगे, तो उनका काम जल्दी खत्म होगा। और जल्दी मतलब कम समय लगेगा, कम मतलब हम करेंगे डिवाइड। सो 4 men डू अ जॉब इन, ये हो गए 24 डेज, और ये 4 men होंगे तो काम जल्दी खत्म होगा, जल्दी मतलब कम, तो कम होगा तो हम करेंगे डिवाइड, सॉरी, तो 24/4, तो 24/4 इज हाउ मच, 6। सो अगर if 4 men are there, they will complete the job in how many days? They will complete the job in 6 days. So this is the inverse variation. अब inverse variation यहाँ पर कैसे अप्लाई हुआ है वो देखो। 3 men है, 3 men 8 days में वर्क कंप्लीट कर रहे थे। अब नंबर ऑफ men जब कम हो गया,
नंबर ऑफ मेन जब कम हो गए, 3 से 1 हो गए, तो इधर देखो नंबर ऑफ डेज बढ़ गया, मेन कम हुआ, डेज बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ नंबर ऑफ मेन बढ़ के 1 से 4 हो गए, 4 व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति की जगह 4 व्यक्ति हो गए, तो वहां नंबर ऑफ डेज कम हो गया। तो ये जब एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घट रहा है, जब एक क्वांटिटी घट रहा है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो ये हुआ, हम इसे कहेंगे इनवर्स वेरिएशन, या बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So this is how, children, you have to do the sums which are based on inverse variation. And I hope you have understood it very clearly और यूनिटरी मेथड आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। यू कैन ऑलवेज आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड like I always tell you, do like the video, comment and subscribe the channel. Bye everybody, bye for now and take care of yourselves. Bye everybody.